जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो सीसैट से रिलेटेड जो सीरीज चला रखी थी, ये उसका 9वां पार्ट है। ठीक है, 8 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं उसमें। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, कुछ वैसे भी नॉर्मल प्रश्न हल करवाए हैं जो कि आने की संभावना है। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, जहाँ पर भी सीसैट पूछा जाएगा, उन सभी से आप पार पाने में आपको महारत हासिल होगी। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि पीवाईक्यू को हल्के में मत लीजिएगा। पीवाईक्यू को हल्के में लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए पीवाईक्यू जो है ज़रूर लगाइए। ठीक है, मैंने आपको किताब बुक का वो फ्रंट कवर भी भेजा था, फ़ोटो भी दिखाया था। ठीक है, उसको ज़रूर ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। जो ये वीडियो है ये सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी आती है, उसमें समास का मैं आज टॉपिक बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बेसिकली कुछ प्रश्न भी मैं आपको करवा दूंगा वो, लेकिन वो लास्ट में, क्योंकि आज ये जो इसका कॉन्सेप्ट ही है ये बहुत बड़ा है, इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये समास भी मुझे लग रहा है कि समास भी 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट होगा और इसके बाद दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें जाके ये कंप्लीट होगा, उसके बाद पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो 1-2 वीडियो बाद ही मिलेगी ये समास वाली जो पीडीएफ है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको सभी बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, ताकि सभी को फ़ायदा पहुँचे। सीसैट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, सीसैट से जो भी समस्या है वो आपका, उससे आपको निजात मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जितना भी वीडियो मैं बताऊँगा आपका समाज से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समास क्या होता है। संधि, जैसे कि मैंने आपको बताया था, संधि वर्णों का मेल होता है। ठीक है, संधि वर्णों का मेल होता है। और समास में क्या है, पदों का मेल होता है। पदों का मतलब क्या होता है कि 2 पद मिल करके एक नया पद बनाएंगे या फिर उसमें कुछ विकार होगा। ठीक है, तो समास जो है वो मतलब आप 2 पद मिलके एक संक्षिप्त रूप निर्धारित करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, परिभाषा देख लेते हैं हम थोड़ा सा, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा धीरे धीरे, आपको एग्जाम्पल्स भी समझ में आएंगे। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। समास मतलब संक्षेप करना। तो आप 2 या 2 से अधिक जब शब्दों का मेल होता है तो समास बनता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि वर्णों के मेल से संधि बनती है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो समास बनाते हैं मिलकर, 2 शब्द मिलकर समास बनाते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए आपको। ठीक, तो देखिए कैसे, जैसे इसमें दिया हुआ है कि पीत एक शब्द हो गया और अंबर एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया, और ये मिलकर क्या बना, पीताम्बर। ठीक है, इसमें संधि बंधी ये बाद में समझिएगा, लेकिन आप अभी इसको समझिए कि कैसे समास कैसे बन रहा है। परम अर्थ, परमार्थ एक शब्द बन गया। ठीक, इसमें कर्मधारय समास हो गया, और ये कर्मधारय और बहुब्री दोनों में आता है, जैसा ऑप्शन रहे वैसे आप लगा दीजिएगा इसको। हिमधन आलय, हिमालय। ठीक, इसमें संधि भी है और समास भी है। ठीक है, समास शब्दों के मिलने से हुआ, ये हिम और आपका आलय दोनों मिलके ये शब्द बने, हिम और आलय। लेकिन जो हिमालय में माँ बड़ा आया, यानी कि ये वर्ण और ये वर्ण, यहाँ का जो वर्ण है वो मिलके दीर्घ संधि बना दिया। ठीक, तो इस तरीके से रस धन अभ्यास, रसाभ्यास, तो ये रसाभ्यास हो गया, है ना। इस तरीके से जो समझाने का, एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का मतलब ये था कि आपको समझ में आए कि समास होता क्या है। तो समास मैंने जैसा कि आपको बताया कि भैया शब्दों का जब मेल होता है तो समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरली जिसको बोलते हैं कि लिटरली मीनिंग होता है आपको संक्षेप करना, यानी किसी चीज़ को संक्षेप में कहना। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। ठीक, संधि का विच्छेद होता है, जबकि समास का क्या होता है, विग्रह। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये लिस्टिंग में या वैसे पूछ लिया जाता है। संधि का क्या होता है, विलोम, तो संधि का विच्छेद, है ना। और समास का, समास का विग्रह। ठीक, ठीक है, ये विलोम नहीं है उसका वो लेकिन बता रहा हूँ, समास का क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक, तो ये जैसे और उदाहरण देखिए समास का, जो कैसे शब्दों को संक्षेपित कैसे होता है। जैसे माखन को चुराने वाला। ठीक है, अब ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया, लेकिन अगर इसी को हम माखन चोर कह दें तो इसका माखन चोर का वही अर्थ निकल रहा है जो यहाँ पे हम पूरा वाक्य पढ़ रहे हैं, यानी कि माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो माखन को चुराने वाला का मतलब हो गया कि माखन चोर। ये क्या हो गया, ये समस्त पद हो गया, इसको सामासिक पद बोलते हैं। ये माखन क्या है, ये पूर्व पद या प्रथम पद बोलते हैं इसको, और ये जो चुराने वाला हो गया ये उत्तर पद हो गया, यानी कि अंतिम पद इसको बोलते हैं, तो ये अंतिम पद हो गया। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि पूर्व पद और प्रधान पद, ये जो अंतिम पद
और ये सामासिक पद। ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। कहीं पे पूर्व पद या उत्तर पद या कहीं सामासिक पद या समस्त पद, तो वो आप समझ में आ जाए कि कौन सा है पूर्व पद और कौन सा उत्तर पद है और कौन सा अंतिम पद है, तो वो समझ में आना चाहिए। मैंने अगर बोला सामासिक पद ये बन रहा है, तो सामासिक पद का मतलब समझ जाइए कि दो शब्द यानी प्रथम पद और अंतिम पद मिला करके सामासिक पद मिल रहा है, ठीक है। समास का जो विलोम है वो व्यास होता है, ठीक है। मैंने विग्रह बता दिया, वो विग्रह नहीं होता है, ठीक है। समास का विलोम जो होता है वो व्यास होता है। व्यास का मतलब हुआ कि चीज़ों को बृहद करना, मतलब बढ़ाना, उसको विस्तार करना, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। समास समझ में आ गया, बेसिक चीज़ कि होता क्या है, समास और संधि में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, अभी हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि समास के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं समास। समास के प्रकार देखेंगे हम। समास के 6 प्रकार होते हैं। इनका जो क्रम बता रहा हूँ ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए समास के 6 प्रकारों का जो क्रम है वो है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इनको ऐसे याद रखिएगा, अव्ययी तत्पुरुष कर्मधार, अव्ययी तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ऐसे करके याद रखिएगा। या जो भी आपको ट्रिक बनानी है उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, लेकिन इनका जब क्रम याद रखेंगे तभी आपको कौन सा है, कौन सा समास किस शब्द में है वो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कुछ चीज़ें हैं कॉमन भी हैं, जैसे आप अगर अव्ययी भाव का लेंगे तो अव्ययी भाव में प्रथम पद समास होता है, प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, यानी जो पूर्व पद होता है, जिसको मैंने ऊपर बताया था ना कि पूर्व पद और उत्तम पद, है ना, ये वाला जो बताया था ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया था ना, ये पूर्व पद या प्रथम पद या उत्तर पद, ठीक है, यानी अंतिम पद। तो अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी ये जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये याद रखेंगे तो याद रहेगा। अव्ययी, अव्ययी तत्पुरुष कर्म, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, आगे बताऊंगा मैं चीज़ें कैसे, क्या कौन सा पद होता है ये जान लीजिए ऐसे अभी, चूँकि समझिए इसको कि अव्ययी में प्रथम पद होता है प्रधान। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये इनमें तीनों में उत्तर पद यानी कि जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। इसमें प्रथम पद, इसमें अंतिम पद, ठीक है। और द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। कहने का मतलब जैसे दिन रात, है ना, ऐसे करके दिन रात, ठीक, माता पिता, तो ये जो है ये क्या है, ये जो दोनों पद प्रधान है इसमें। और बहुब्रीहि में क्या होता है कि दो पद मिल जरूर रहे हैं, ठीक है, एक पद ये मिला एक पद ये मिला, दोनों का मिलन जरूर हो रहा है, लेकिन जो पद बन रहा है वो किसी अन्य पद की बात कर रहा है वो, ठीक है, किसी अन्य पद की बात कर रहा है। तो बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए चलिए, समझ में आ गया तो अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए उसको आप रिवाइज़ करके देख लीजिएगा, एक बार दो बार देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, समास से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज हम अव्ययी भाव समास अभी देखते हैं, ठीक। और क्रम याद रखिएगा, अव्ययी तत्पुरुष कर्म, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये तीन ऐसे 6 के 6 आपको याद रहनी चाहिए फिंगर टिप पे, ठीक है। अव्ययी भाव समास देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इस पद में जो है, इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का बेसिक समझिए, अव्यय का जो मूल मतलब अर्थ क्या होता है, जो व्यय ना हो, अर्थात जिस जो मूल रूप में बना रहे, यानी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन ना हो का मतलब हो कोई विकार ना हो, उसमें विकार ना हो तो वो क्या है, अविकारी है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है अविकारी, यानी कि अविकारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप इसको समझिए कि अव्यय का मतलब समझ लिए। तो जब अव्यय का मतलब समझ में आ जाएगा तो अव्ययी भाव समास भी समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद जो है वो अव्यय होता है, यानी कि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन कोई भी नहीं होगा, जैसे यथाशक्ति, ठीक है। अंतिम पद प्रायः संज्ञा होता है, शक्ति, जैसे इसमें शक्ति संज्ञा हो गई तो अंतिम पद प्रायः संज्ञा होता है। दोनों के मिलने से समस्त पद भी जो है वो अव्यय हो जाता है। तो समस्त पद मैंने बताया था आपको ऊपर, एक प्रथम पद बताया था या पूर्व पद जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक बताया था मैंने उत्तर पद, है ना, उत्तर पद। और इन दोनों के मिलन से क्या बनता है, उत्तर पद या क्या बोलते हैं उसको, अंतिम पद। और इनके दोनों के मिलने से क्या होता है, सामासिक पद या समस्त पद बोलते हैं, सामासिक पद या समस्त पद, ठीक है, समस्त पद बनता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम पद अव्यय होगा, द्वितीय पद संज्ञा होगा, लेकिन जो अंतिम पद बनेगा दोनों के मिलने से वो क्या बनेगा, वो भी अव्यय हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे उदाहरण में दिया गया है यथाशक्ति, तो यथा और शक्ति, यथा जो है देखिए अव्यय है, अब इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, करके देख लीजिए, कुछ नहीं होगा इसमें। तो यथा और शक्ति मिल के जो बना रहे हैं
यानी कि यथाशक्ति, ये जो समस्त पद बन रहा है ये भी यथाशक्ति भी अव्यय बन गया। तो ये याद रखिएगा कि प्रथम पद तो अव्यय होगा ही, दूसरा पद संज्ञा होगा, ठीक है, और इसके दोनों के मिलन से जो बनेगा वो भी अव्यय होगा। वो पद जो समस्त पद बनेगा वो भी अव्यय बनेगा। तो ये भी एक इसकी एक मतलब इस समास की ये भी एक विशेषता है। ठीक, तो याद रखिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, यथोचित, यथासंभव, आमरण, आजन्म, यथा शीघ्र, ठीक है, भरपेट, बेकसूर, बेहया, बेवफा, निडर, निधड़क, प्रतिदिन, हर रोज, ठीक है, यावत जीवन। तो ये सब क्या हैं, ये आपके अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। इनके लिए जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। जैसे यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, है ना, ये नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको अलग से। यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे धड़ाधड़, खटाखट, पटापट, मन ही मन, धीरे धीरे, आप ही आप, बीचों बीच, दनादन, रातों रात, तो ये भी अव्यय भाव समास ही कहलाता है। अगर कहीं पे लिखा हो कि धड़ाधड़ चल रहा है कुछ चीज़, या दिनों दिन, या रात बीचों बीच, ऐसे करके, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों की वो भी अव्यय भाव समास हो जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ उपसर्ग हैं, उपसर्गों को समझिए। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे लगते हैं, है ना। उप का मतलब होता है वैसे तो निकट, लेकिन जो शब्द के आगे लग जाए, जैसे आ, तो आ अगर किसी, जैसे मरण है, ठीक है, तो आ आगे लगा दिया तो क्या हो गया, ये आमरण, है ना, आमरण, मरने तक। ठीक, तो ये क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ उपसर्ग हैं, इनको याद रखिएगा तो आपको अव्ययभाव समास पहचानने में बहुत आसानी होगी। जैसे आ, बे, प्रति, भर, हर, सम, बी, निह, नी, आ, छोटा आ, ये अगर याद रखेंगे तो आपको ये कहीं भी दिख जाए जैसे, तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये अव्ययभाव समास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अव्ययभाव के बाद मैंने बताया था आपको तत्पुरुष समास। ठीक, तो तत्पुरुष समास में क्या खास है, क्या चीज़ होता है वो देख लेते हैं हम। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास आपका पहला पद संज्ञा, दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि अभी तक जो अव्ययभाव में हमने देखा था कि पहला पद अव्यय होगा यानी कि प्रधान होगा, और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगा। लेकिन तत्पुरुष में क्या है, पहला ही पद संज्ञा हो जा रहा है और द्वितीय पद प्रधान हो जा रहा है। इसके साथ ही दोनों पदों के, उनके मध्य जो कारक आते हैं, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होते हैं, अगर आपने व्याकरण थोड़ा पढ़ा है तो कारक चिन्ह आपको याद आ रहे होंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से द्वारा, ये अलगाव की स्थिति में। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल गिरा का मतलब हुआ कि वो अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान। संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर, ये सब हैं कारक चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह हैं, ये कारक हैं। ठीक, ये कारक हैं, लोग इन्हीं को वो समझ लेते हैं। अगर कारक चिन्ह या विभक्तियाँ बोला जाए तो लोग विभक्तियों में इसी को समझने लगते हैं। ये विभक्तियाँ नहीं हैं, इनका जो ये चिन्ह है ये इनको बोलते हैं कारक चिन्ह या विभक्तियाँ। तो उनका नाम भी याद रखिएगा। संबोधन, हे, अरे, ओ, अरे, ऐसे करके ना, हे, ओ। ठीक, ये याद रखिएगा। इनमें एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है तत्पुरुष समास में कि बस ये इन्हीं छः का जो छः ये हैं कारक चिन्ह, इन्हीं छः कारक चिन्हों का ही समास, ये तत्पुरुष समास बनता है। ना तो कर्ता का बनता है ना, और ना ही संबोधन वाला बनता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, इन दोनों का नहीं बनता है। इसका मतलब ये नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, इनके दोनों का नहीं बनता, सिर्फ 6 कारक चिन्हों का बनता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए कि गोबर गणेश, तो क्या होता है, गोबर से बना गणेश, है ना, बोलते हैं गोबर से बना गणेश। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से द्वारा, तो ये से वाला जो है ये पोर्शन क्या हो रहा है, ये गायब हो जा रहा है और सीधे सीधे लिखा जा रहा है यहाँ पे गोबर गणेश। तो ये क्या हो गया, आपका तत्पुरुष समास हो गया। तो ये आई होप ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार देख लीजिएगा इसको, रिपीट करके 1.25 या 1.5 में करके देख लेंगे तो समय भी बच जाएगा और चीज़ें जो है आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो 2 बार देख लीजिएगा, वैसे भी एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिएगा इसको। तो जहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो, कोई भी शब्द आपको दिखे तो आप उसको पढ़ के देखिए, तोड़ के। जैसे अब यहाँ पे गोबर गणेश लिखा हुआ है, तो गोबर से गणेश बनते हैं ना, जैसे गोबर से गणेश बना दिया,
यानी तो वो से क्या था, वो कारक चिन्ह का लोप हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास। और वही तत्पुरुष समास के जो ये कारक चिन्ह होते हैं, इन्हीं के आधार पे उनका भेद भी बनता है। भेद का मतलब क्या हुआ, उनके प्रकार बनते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ, अब इसी में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा है, तो तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें क्या होगा, से। तो से का क्या है, से कौन सा कारक विभक्तियाँ हैं, कौन सी चिन्ह है ये कारक चिन्ह। तो इसमें क्या है, आप कर्ता ने नहीं छोड़ दो, कर्म को करण से, तो करण से, यानी कि जो ये कौन सा समास बनेगा इसमें, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तत्पुरुष समास तो है ही है यहाँ, देखिए तत्पुरुष समास है यहाँ पे, तत्पुरुष समास यहाँ पे है गोबरगणेश में, लेकिन कौन सा है, तो जो कारक चिन्ह जिसका लोप हो रहा है वही होगा। अगर को करके कहीं है वो लोप हो रहा है, या में कहीं पे, पर कहीं पे, ये सब लोप हो रहा है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। को है तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे कहीं आपका संबंध दिखा रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये समास आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनका प्रकार आगे चलता है, इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर चलता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला व्यक्ति, युधिष्ठिर। ठीक है, तो में इसमें आ गया, तो ये कौन सा ये होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, में और पर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। ठीक, चूहे क्या है, चूहे मार है ना, तो चूहे को मारने वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि कर्म तत्पुरुष। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास में जो 6 प्रकार होते हैं उनको भी समझ लीजिए आप। इन्हीं 6 कारक चिन्ह जो हैं, को, से द्वारा, के लिए, है ना, से द्वारा अलगाव की स्थिति में, काकी के, रारी रे, में पर, और संबोधन में हे, ये तो खैर इसका और कर्ता वाला तो बनता नहीं, यही 6। तो ये 6 प्रकार कैसे बनते हैं वो समझ लिए। ठीक है, वो आप आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नोट देखिए मैंने लिखा भी है। कर्ता और संबोधन वाला जो समास है वो प्रक्रिया भी इसमें मतलब सम्मिलित नहीं किया जाता है, इनको ये इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, ये समास का भेद बता दिया मैंने आपको, है ना। तो ये समास का भेद आप समझ लीजिए, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 के 6 बन जाते हैं ये। और ये कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे को का लोप होता है, तो को का लोप कहाँ है, शरणागत, शरण को आया हुआ। ठीक है, शरण को आया हुआ उसको बोलते हैं शरणागत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कौन सा तत्पुरुष बोला जाए तो बोला जाए कर्म, है ना। मरणासन, मरने के निकट, है ना। तो ये इस तरीके से, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें। हाँ, ये उसी का बता दिया है, तो ये बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ वही पूरा उसका ब्रीफ में बताया हुआ है कि कर्म, करण, तो वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब आप इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दूँगा मैं, शेयर कर दूँगा, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कर्म में जैसे गृहागत, है ना, गृह को आया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त हुआ, मुँह को तोड़ना, मुँह तोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। तो को का लोप हो रहा है इसलिए वो कर्म हो गया। जहाँ कर्ण ये से द्वारा ये इसका लोप हो रहा है, वहाँ पे वो कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। साधन के अर्थ में कारक का लोप हो जाता है, ठीक, कर्ण में। तो ये देखो, दरियाद्र, हस्तलिखित, मुँह मांगा, मन माना, दस्तकारी, हैदराबाद, शोकाकुल, है ना, ये सब क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास है। इनमें देखिए से द्वारा का लोप हो रहा है, या तो से होगा बीच में या तो द्वारा होगा। ठीक, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। संप्रदान में देख लीजिए, कारक चिन्ह के लिए इसका लोप होता है। दान या फायदा में भी संप्रदान होता है, जैसे दान दिया जाता है ना। देखिए बहुत प्रश्न आया था बीच बीच में, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। जहाँ पे दान वाला पोर्शन हो, दान में या कहीं पे फायदा हो रहा हो, तो वहाँ पे संप्रदान आता है। जैसे बीच में भी किसी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद लेखपाल वाले मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। तो उसमें राजा ने कंबल दान दिया, गरीबों को कंबल दान दिया, तो उसमें को समझ के लोग जो है वो लोगों ने कर्म लगा दिया था, जबकि उसमें संप्रदान होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया था। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो तो सही कर दिया होगा उन्होंने, लेकिन जिनका नहीं क्लियर था वो गलत करके आए थे। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जहाँ पे दान या फायदा हो रहा हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे संप्रदान होगा। चलिए, अपादान क्या है, अपादान कारक चिन्ह से द्वारा ये इसका लोप होता है। ठीक है, अलगाव के उसमें, जैसे हिमालय से बर्फ़ का पिघलना या हिमालय से गंगा का निकलना, तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ से अलगाव हो रहा है ना, कहीं चीज़, या पेड़ से फल गिरना, है ना। तो इस तरीके से जैसे रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त हो रहा है वो, यानी कि रोग से अलगाव हो रहा है उसका, तो वो अलगाव की स्थिति में ये अपादान हो जाएगा। ठीक,
संबंध में जैसे का, की, के, रा, री, रे का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र है ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का संबंध बता रहा है यहाँ पे, वो हो गया। जैसे कि भारतवासी, तो क्या हो गया, भारत के वासी या का वासी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या बता रहा है, वो संबंध बता रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। उसी तरीके से देखा जाए तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है, अधिकरण में पर जो होता है, इसका जो ये विभक्तियाँ हैं, कारक चिन्ह है, इसका लोप होता है। जैसे उदाहरण के लिए आनंद मग्न, है ना, आनंद में मग्न, आप बीती, यानी अपने पर बीती हुई, तो आप बीती हो गई। आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास, पर का बोध हो रहा है, यहाँ पे पर का लोप हो रहा है, तो वो हो गया अधिकरण तत्पुरुष, ये हो गया तत्पुरुष। तो मैंने आज आपको दो चीज़ बताई, अव्ययी भाव बताया एक तो, है ना, अव्ययी भाव समास बता दिया, और तत्पुरुष समास बता दिया। तत्पुरुष समास के पूरा ये आपको भेद भी बता दिए मैंने, 6 के 6 भेद बता दिए, ठीक है। 6 के छेद, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, ये 6 के 6 भेद मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो, अच्छा इसी तत्पुरुष में दो और समझ लीजिए, दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तत्पुरुष समास में ही एक नई और एक अलुक, ये दो प्रकार और पूछे जाते हैं, नई और अलुक। अलुक का मतलब होता है जैसे कि छिपा हुआ, ठीक है। छिपा हुआ का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब दो शब्द मिले तो उसमें से जो कारक है या विभक्तियां जो हैं वो, उनमें से उसका वो पार्ट वैसे के वैसे रह गया, तो उसको बोलते हैं अलुक, वो आगे बताता हूँ। और नई का हो गया, नई का जो शाब्दिक अर्थ अगर समझेंगे तो नई का मतलब हो गया कि किसी चीज़ का निगेटिव सेंस, है ना, नई। तो वो कैसे बनता है, देखिए, यदि नकारात्मक भाव में, ये जो दिख रहा है इसमें, नकारात्मक भाव में यदि आ और अन, ये दोनों का, एक तो ये व्यंजन के पहले लगता है और ये स्वर के पहले, तो ये आ और अन कहीं दिख जाए आपको प्रयोग इसका, तो वो आपका नई तत्पुरुष समास हो जाता है। नई का मतलब हो गया कि निगेटिव सेंस में अगर आ और अन का यूज हो, जैसे अनभिज्ञ, अनुदार, है ना, या अधर्म, तो ये सब क्या हैं, ये सब नई तत्पुरुष समास हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि, और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, आ जो है वो व्यंजन के पहले लगता है, ये उपसर्ग का काम करता है, और अन जो है वो तत्पुरुष, तो ये दोनों, ये भी चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जैसे ये लिखा हुआ है, अन स्वर के पहले और आ व्यंजन के पहले, जैसे अधर्म, ठीक है, अधर्म हो गया। इधर अनुदार, अनुदार हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये तत्पुरुष का एक और भेद हो गया, नई तत्पुरुष, इसको भी, ये भी बहुत पूछा जाता है। अलुक क्या है कि जिस तत्पुरुष में विभक्ति कारक चिन्ह का लोप न हो, बताया था ना मैंने कि लोप नहीं होता है, उसका पूर्णतया लोप नहीं होगा। जैसे ये कुछ शब्द हैं, इनको ऐसे ऐसे के ऐसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं शब्दों में से ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे अलुक। जैसे ऊट पटांग, वाचस्पति, युधिष्ठिर, वनस्पति, मनसिज, ये सब क्या है, अलुक तत्पुरुष हैं। ये ऐसे के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, याद कर लीजिए, ऐसे कैसे शब्द मिल जाएंगे आपको, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि कारक विभक्तियों का इसमें लोप नहीं हो पाता है, रह जाता है वो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऊँट पर टांग, यानी ऊँट पर टांग, तो पा इसका रह गया ना, ये इसीलिए वो दिया गया है, ठीक, समझने के लिए। तो ये चीज़ हो गई, तो तत्पुरुष वाला ये फुल्ली आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, 6 के 6 भेद वो समझा दिए, और ये दो भेद और नई और अलुक, ये भी आपके हो गए, ठीक। अगला जो है कर्मधारय समझ लेते हैं, 3 आज समझ लेते हैं, 3 अगले उसमें समझेंगे, क्योंकि ये जो है अभी एक साथ करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 3 और समझा देंगे उसमें। कर्मधारय में क्या है, देखिए, विशेषण विशेष और उपमेय उपमान। विशेषण विशेष से समझना पड़ेगा आपको। विशेषण क्या होता है, विशेषण जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, यानी कि कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई संज्ञा, नाम या कुछ कुछ भी है, उसकी कोई विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण हो जाता है। और विशेष क्या है, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जैसे राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, तो भाई किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया, विशेष से हो गया। और अच्छा का क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा, अच्छा इसमें क्या है, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो है ये लड़के की भी विशेषता बता रहा है, लेकिन लड़का जो है किसके उसमें संबोधित किया जा रहा है, तो राम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है, और जिसके जिन शब्दों के माध्यम से उसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। तो ये विशेषण विशेष याद रखिएगा, ठीक है। उपमेय उपमान, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। कर्मधारय में ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे तो बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि विशेषण विशेष अगर दिखे कहीं पे आपको, ठीक है, विशेषण विशेष दिखे तो
और उपमेय उपमान। उपमेय उपमान क्या होता है, जैसे किसी चीज़ की किसी को उपमा दी जाए, ठीक है। अगर आपने उपमा दी यानी आपने किसी को बताया कि भैया ये ऐसे है, ये इसकी तरह है, तो वो क्या हो गया उपमेय। और जिसके द्वारा आपको मतलब जिसको उदाहरण दिया जा रहा है वो आपका उपमान हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उपमान और उपमेय दोनों को समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। उपमेय और उपमान, ठीक है, वही चीज़ इसमें मैंने समझाया है। देखिए जैसे इसमें उपमेय उपमान का सही सही समझिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि सीता का जो मुख है वो चंद्रमा से आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी उसकी उपमा दे रहे हैं। तो सीता का मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, है ना। और जिससे आप उदाहरण दे रहे हैं जिसको कि भैया ये चंद्रमा के समान है, तो यानी चंद्रमा क्या हो गया, उसका उपमान हो गया। तुलना का भाव आता है तो उपमेय उपमान वहाँ पे बोध होता है कि ये उपमेय उपमान का प्रयोग हुआ है, तो उसी में तुलना के भाव में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कर्मधारय में अगर आप विशेषण विशेष से पहचानने में समर्थ हो गए और उपमेय उपमान, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए ये चीज़ समझना जरूरी है विशेषण विशेष से। जैसे काली मिर्च, तो काली मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है, काली, ठीक। तो काली मिर्च हो गई, बदबू, है ना, खुशबू, खुशकिस्मत, ये आपका क्या लिखा है, भला मानस, है ना, उच्छल तारा, सत सुपुरुष, नील कमल, ये महात्मा, है ना, रक्त कमल, नीलाम्बुज, नीलोत्पल। अब देखिए इसमें सब में विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष ही हैं इसमें, ठीक। महादेव, यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि हो तो महादेव में जो है वो आप बहुब्रीहि ही लगाएंगे, ठीक। अगर कहीं दिया हुआ है जैसे महादेव, तो भाई महादेव मैंने बताया था कि बहुब्रीहि समास में जब शुरुआत में पहले उसमें PDF में बताया था ना कि बहुब्रीहि में अन्य पद का बोध होता है। तो महादेव का नाम लेते ही क्या याद आता है, महा और देव मिलके कोई ऐसा कुछ शब्द का बोध करा रहे हैं, महा प्लस देव, महादेव। तो महादेव जैसे ही बोलोगे महादेव तो आपको भगवान शंकर की जो है प्रतिमा, उनके बारे में आपको बोध होता है, तो वो अन्य पद का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर महादेव ऑप्शन में बहुब्रीहि हो तो बहुब्रीहि ही लगाइएगा, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, पीताम्बर में भी वही है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीलकंठ तो अलग हो गया, ठीक है, नीलकंठ में आपको बोध हो रहा है, विशेषण विशेष का बोध आ रहा है। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये कर्मधारा है इसमें उपमेय उपमान और विशेषण विशेष अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अव्यय भाव में याद रखिएगा कि अव्यय का बोध हो, यानी कि कोई चीज़ मतलब आप बदल ना पाएँ इस तरीके से, किसी का उसका मतलब व्यय ना हो पाए, है ना। प्रथम पद भी अव्यय हो और दूसरा पद तो संज्ञा हो, और जो उनसे समस्त पद बने वो आपका वो भी अव्यय पद हो, तो क्या कहलाएगा, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तत्पुरुष में मैंने बता दिया जिसमें कि कारक चिन्हों का विलोप हो, उनका कारक चिन्हों का लोप हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, है ना। जो विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाए तो उसमें आपका तत्पुरुष आता है, और 6 प्रकार मैंने बता दिया आपको, ठीक। वो चीज़ याद रखिएगा। कर्मधारय मैंने बता दिया, उपमेय उपमान, विशेषण विशेष और उपमेय उपमान। तो ये उपमेय उपमान भी समझ में आ गया आपको, तुलना का भाव आएगा। जैसे चरण कमल, तो चरण कमल में आपको क्या बोध आ रहा है कि भाई जो उनके चरण है वो कमलों के उससे तुलना की जा रही है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय। विद्याधन, लौह पुरुष, है ना। तो ये उपमेय उपमान मतलब है दोनों, ठीक है, उपमा दी जा रही है। कमल नयन, धन कुबेर, इस तरीके से चंद्र बदन, चंद्रमा के समान मुख, ठीक। तो ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमा दी जा रही है। तो उपमेय उपमान कर्मधारय समास, विशेषण विशेष कर्मधारय समास। ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपका समास से बिल्कुल भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। उदाहरण भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे बताऊँगा, ठीक है। अब आगे जो है वो द्विग समास और आपके द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 3 समास मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक। तो इसकी PDF भी बाद में ही दूंगा, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई पर ध्यान रखिए। बहुत जल्द आपको जो ये टाइम है ना वो बहुत जल्दी बीतता है, पता भी नहीं चलेगा। देखिए आज UPPCSJ का एग्ज़ाम हुआ है, BPSC का भी एग्ज़ाम हो गया है, तो देखिए पेपर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं उसको कैसा आया हुआ है पेपर, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।